पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से सियासतदानों का यही वतीरा रहा है। जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं तो इसका इल्जाम पाकिस्तान के वाहिद मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड इदारे पर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी अपने दिल की आग बुझाने के लिए तो कभी आलमी ताकतों और उनके हैंडलर्स के जेरे असर आकर। लेकिन क्या कभी उन्होंने अपने गिरेबानों में भी झांका है? माजी में उन सियासतदानों ने जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ नहीं किए। 60 की दहाई में पाकिस्तान सनती तरक्की में अपने कई हम असर ममालिक से आगे था। यहाँ फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने लग रहे थे। कई बड़े कारोबारी खानदान मुआशी सरगर्मियों को जिंदा रखे हुए थे। टाटा, बिरला और अंबानी से बड़े सनतकार पाकिस्तान में मौजूद थे। हमारा मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के एतबार से उस वक्त जापान और कोरिया से भी आगे था। लेकिन फिर हमारे सियासतदान मैदान में आए। एक तरफ जमहूरियत तो दूसरी तरफ सोशलिज्म की ऐसी आंधी चली जो तरक्की करते पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अपने साथ उड़ा कर ले गई। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए सब कुछ छीन लिया। लोग रात को सोए तो बड़े वसी कारोबार के मालिक थे, सुबह जागे तो उनसे सब कुछ छीना जा चुका था। किसी को भी एक पैसा दिए बगैर उन सारे सनतकारों, बैंकारों और इंडस्ट्रियलिस्ट को एकदम सड़क पर ला खड़ा किया। अवाम की आड़ में यह सवाल बार बार दोहराया जाता था कि भुट्टो का अदालती मर्डर हुआ, लेकिन हकीकत में अब यह कौम सवाल कर रही है कि भुट्टो के जुडिशियल मर्डर का एहतसाब तो आपने कर लिया, लेकिन जो मुआशी कत्ल भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के नाम पर किया, जिसका खमियाजा कौम आज तक भुगत रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि भुट्टो साहब भी जाने अनजाने में आलमी ताकतों और उनके हैंडलर्स के हाथों पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनाने की आलमी साजिश का शिकार हो गए हों? आज आपसे आपकी दुकान और कारोबार छीन लिया जाए या फिर आपकी फैक्ट्री, तो यकीनन आपके घर की इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। अगर आज मोदी और अंबानी की फैक्ट्रियों को नेशनलाइज कर दे तो यकीनन चंद दिनों में ही भारत की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। सहरा से घिरे दुबई को दुनिया का तिजारती हब बनाने वाले भी सनतकार, बैंकार और इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे। अगर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम आज उन्हीं अफराद की फैक्ट्रियों और कारोबार को नेशनलाइज कर दे तो फिर दुबई की भी बुलंदबाग इमारतें और कारोबारी मराकज वीरान हो जाएंगे। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कराची इलेक्ट्रिक, गंधारा इंडस्ट्रीज, नेशनल रिफाइनरीज, पाकिस्तान फर्टिलाइजर्स, इंडस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, इत्तेफाक फाउंड्री, पाकिस्तान स्टील्स, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, पाकिस्तान बैंक, बैंक ऑफ बहावलपुर, लाहौर कमर्शियल बैंक, कॉमर्स बैंक, आदमजी इंश्योरेंस, हबीब इंश्योरेंस, न्यू जुबली, पाकिस्तान शिपिंग, गल्फ स्टील शिपिंग, सेंट्रल आयरन एंड स्टील समेत कितने ही इदारों को एक हुक्म के जरिए उनके जायज मालिकान से कौमियाने के नाम पर छीन लिया गया। मुल्क में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करने वालों को कोड़ियों का मोहताज बना दिया। किसी भी इंडस्ट्री को तो इंडस्ट्री लगाने वाले ही चला सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका अपना स्टेक होता है, उनकी अपनी ऑनरशिप होती है। जबकि हुकूमती अमलदारी में एक ऑफिस में बैठा ब्यूरोक्रेट एक फैक्ट्री कैसे चला सकता था? भुट्टो साहब की ऐसी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी की वजह से बहुत से बड़े बिजनेस ग्रुप्स को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बास को तो अपनी इंडस्ट्री खत्म करना पड़ी, अक्सर अपने कारखाने उठाकर बांग्लादेश, श्रीलंका, गल्फ ममालिक और दीगर कंट्रीज शिफ्ट हो गए। ऐसे बड़े कारोबारी अफराद का एतमाद ऐसा मजरू हुआ कि फिर किसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को संजीदा ही नहीं लिया। उधर भुट्टो साहब ने सनतें कब्जे में ले तो ली, लेकिन उन्हें चला ना सके। उन इदारों में सियासी कारकुनों की फौज भर्ती कर दी गई। नतीजा यह निकला कि एक ही साल में कौमियाई की गई सनतों का 80% बर्बाद हो गया। एग्रीकल्चर ग्रोथ की शरह में 3 गुना कमी वाक़ हुई। नौबत कर्जों तक आन पहुंची। जितना कर्ज मशरकी और मगरबी यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था, उससे ज्यादा कर्ज सिर्फ भुट्टो हुकूमत ने चंद सालों में ले लिया। पाकिस्तान की 76 साल तारीख पर नजर डालें तो 60 की दहाई के अशरे को गोल्डन एरा ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसे एक सियासतदान ने अपने वोट बैंक को महफूज बनाने के लिए तबाह कर दिया। आज तक मुल्क की तरक्की और निजाम में नाकामी के जिम्मेदार फौज को कहते आए हैं, और अवाम भी हर बार उनकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाती है। अपने मुस्तकबिल को तबाह करने वालों को बार बार इक़्तिदार में बिठा देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि यही हमारा मुस्तकबिल रोशन करेंगे। हम भी क्या लोग हैं।